नहीं तो प्रॉब्लम डिस्क कर देते हैं। हाँ भाई, तो बेटा देखिए, हमने वो कंप्लीट किया था कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट है ना। तो हाँ, बताओ अपनी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह। हाँ बेटा, तो देखिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रॉब्लम डिस्कस होंगे, है ना, प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो बताओ चलो बेटा। सर वो तो मैंने उसके फोन पे भेज दिए थे, वो आई नहीं, आने वाली होंगी। तू बता, तूने कुछ देखे किए थे बेटा? फिर मैं कुछ बताऊंगा अपनी अलग से भी होगा ना तुम्हें। हम्म। कौन सा है? देखो, जैसे 12वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें बोला जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन के बारे में है ना, क्या इनमें से स्टेटमेंट, तो बस करेक्ट ही पूछे हैं वैसे, है ना, लास्ट में करेक्ट पूछे हैं। 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है द एग्जाइन इज ए थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। एग्जाइन थिन और कंटिन्यूअस लेयर है जो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज और पेक्टिन की। सही है गलत है? गलत स्टेटमेंट है। हाँ, 12th वाला क्वेश्चन था। तो ये तो किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिन की बनी हुई है ना बेटा। तो इसका मतलब गलत हो गया ये। और पहले दूसरा सेकंड वाला बी वाला इसका है द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये ठीक है। तीसरा, स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट इन जर्मपोर। नहीं, वहां पे तो हटी नहीं। हाँ, वहां पे तो एब्सेंट होता है ना, जर्मपोर पे तो एब्सेंट होती है एक्जाइन। एक्जाइन या स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है, फोर्थ वाला स्टेटमेंट है द एक्जाइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिजाइन। एक्जाइन है ना बेटा, बहुत सारे पैटर्न्स या डिजाइन शो करती है। देखो एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी की लाइन है ये। पॉलीग्रेन अलग अलग डिजाइन एरे वो पैटर्न शो करते हैं। वहां पे जाओ, पॉलीग्रेन वाले उस पे। हम्म। मिला, पॉइंट मिलेगा। देखो आप पॉलीग्रेन में देखिए, आप अलग अलग डिजाइन और उसके लिखा हुआ मिलेगा एक्जाइन की वजह से। हाँ बिल्कुल वही लाइन है एग्जैक्ट। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। और बस ये है, तो इसका मतलब देखो, एक तो स्टेटमेंट सही हो गया कि बी वाला कि आउटर हार्ड लेयर एक्जाइन स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, और ये लास्ट वाला हो गया है ना। तो इसीलिए आंसर आ गया इसका बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है भाई, सी ऑप्शन हो गया। इसमें ऐसे दे रखा ना स्टेटमेंट कि ए बी आर करेक्ट, बी सी आर करेक्ट, ऐसे। तो आंसर आ गया बी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, और कौन सा था रे? है 26, कहीं लिख के रखा करो। ये क्वेश्चन है 26। इन ए फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज। इन ए fully developed male gametophyte of flowering plant number of nuclei, यानी
जो फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट होता है ना बेटा, इसमें कितना नंबर है? फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट में कितने न्यूक्लियस हैं? बताओ जरा, किसको बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट? कौन सी स्टेज पे? टू साइड वाला तो पॉलिंग ग्रेन होता है, तब बोलते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जब उसमें दोनों मेल गैमेट बन जाते हैं, याद करो। सेकेंड डिवीजन जब हो जाता है माइटोटिक डिवीजन, तब बोलते हैं। भाई पहले तो माइक्रोस्पोर या जो पॉलिंग ग्रेन है उसमें पहला डिवीजन होता है, तो बनती है जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल डिवाइड करके दो बनाता है मेल गैमेट। तो एक तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस हो गया और दो मेल गैमेट हो गए। तो आंसर आ गया 3 न्यूक्लियाई। क्या आंसर आ गया? 3 न्यूक्लियाई। क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है दो तो, दो तो ऑप्शन में भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है दो, ऑप्शन में है 1, 5, 4, 3, 3 4, 3 आंसर। होता दो तब भी 3 ही होता, क्योंकि वो बोल रहा है फुली डेवलप्ड। अगर क्वेश्चन होता ना कि पॉलन ग्रेन में कितने सेल न्यूक्लियस होते हैं या सेल होते हैं, तो दो आ जाता। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम्हें वो डायग्राम अगर किसी को याद हो जिसने बनाया हो, जो मैंने बनाया था डायग्राम पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, हाँ बनाया था ना। ये तो एंडोस्पर्म देख रही है, क्या देख रही किसी किसी बच्चे ने बनाया होगा, बनाया था। हाँ बेटा तेरे पास बना हुआ है? नहीं, हाँ ये तो ठीक है, ये है तो सही है ना। लेकिन इसने लेबलिंग नहीं की है, ये गलती कर दी है इसने, बावले ने लेबलिंग नहीं की है कि जो जनरेटिव सेल है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, ये रही। टू सेल्ड वाला तूने लेबलिंग नहीं की यार, कि क्या है ये डायग्राम, क्या बनाया तूने। ये ऊपर माइक पहला वाला माइक्रोस्पोर लिखना था, ये वाला टू सेल्ड स्टेज पर वो होता है पॉलीग्रेन था, ये मेरे गैमेटोफाइट था। हाँ नहीं, ये नहीं है बेटा, ये तो फीमेल वाला है। उस दिन एब्सेंट था, कोई बात नहीं, चल। खैर, तो बेटा रे, उसने बनाया बच्चे ने, लेकिन उसने लेबलिंग ही नहीं की है। तुमने नहीं बनाया हो, नहीं सर, बनाया तो था पर इसमें मेरे पास फीमेल गैमेटोफाइट तो फिर वो कहाँ गया? वो सर पहले में। तो ये इसमें है ना, समझ गया ना, जो तूने बना रखा है लास्ट में वो दो मेल गैमेट बना रखे हैं। और बताया था मैंने कि, और ये भी बताया था अगले दिन भी बताया था कि अगर पॉलिन ट्यूब तब बनेगी जब पहुंच जाएगा, चाहे दो सेल वाला ही पहुंचे चाहे 30 सेल वाला पहुंचे, तब भी मैंने बताया था वो डायग्राम से। लेकिन प्रॉब्लम तो ये फंस जाती है कि जब काम करते नहीं है क्लास में बैठ के भी, और अगर रफ कॉपी में भी नहीं पूरा प्रॉपर करते, कितना टाइम देता हूँ आराम से, भाई ड्रॉ कर लो लिख लो, लेकिन इतने ज्यादा आलसी हैं बताओ, बहुत ज्यादा। जो बच्चा आता है वो भी नहीं काम करता। खैर, और बेटा तेरा कोई इसमें हो तो बता, कहाँ तक किए थे तूने? 30 तक ही कर पाया बस? हाँ, किसी और का कुछ है बस लेके बैठे रहते हो, कुछ करते भी हो? ये मत है कि लेके बैठे दिखाओ मत, बस है ना, करते हो। लाओ दिखाओ, पूछते हैं तो तुमसे पता चलेगा कि तुमने किए हैं, अगर मान लो लाओ दिखाओ। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? हैं? हाँ बताओ, बताओ। टिपिकल बात नहीं, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है?
मोनोलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है, मोनोथिकस होता है, डाइथिकस होता है, बाइस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ऐसे लिखे हुए हैं। सर बाय थी। डाइथिकस, डाइथिकस होता है। और हम्म किसी को बता दो, ये तो तूने किया है शुरू में ही है, फिर कैसे किया है? यही तो मैं बोल रहा हूँ। फिर वहां कैसे होगा सॉल्व नीट में? हाँ भाई, क्या कर रहा है तू? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, बिल्कुल ठीक बात है। डाइथिकस, तो इसका ऑप्शन जो है ना वो आएगा बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट, थर्ड वाला ऑप्शन है। इसमें ऐसे दे रखे हैं ना कि एक में बाइलोब्ड टेट्रा के साथ में मोनोथिकस दे दिया, एक में बाइलोब्ड के साथ में बाइस्पोरेंजिएट दे दिया, ऐसे अलग अलग। ठीक क्वेश्चन, अच्छा है। उसे तीनों बातें पता हो बच्चे को कि बाइलोब्ड है तो डाइथिकस हो गया, और डाइथिकस एक थीकस में दो स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया, है ना? तो बेटा ये तो जानना पड़ेगा। वेन पॉलन ग्रेन, देखो ऐसे कर लेते हैं, ये नहीं पता चलेगा कौन सी है। वेन पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स, जब पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें दो सेल होती हैं। इसका 14 क्वेश्चन नंबर है, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल, ठीक है, उसके बारे में बताना है। पहला स्टेटमेंट है इज बिगर, दूसरा स्टेटमेंट है स्पिंडल शेप्ड, तीसरा स्टेटमेंट है हैज एबंडेंट फूड रिजर्व, चौथा स्टेटमेंट है हैज लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस। नहीं, ये चार स्टेटमेंट हैं, फिर आंसर है ए बी सी बी सी डी। हाँ सर अबेंडेंट फूड वाला। हाँ, बिगर है। हाँ, और अब उसका स्पिंडल शेप्ड की है वो खुद, या उसका लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस है। स्पिंडल शेप है। देखो एनसीईआरटी में देखो इसी पेज पे, हाँ, ये वाला पेज। बिगर है अबेंडेंट फूड वाला, लार्ज रेगुलरली शेप न्यूक्लियस। हाँ, है ना? यस सर। और स्पिंडल शेप तो नहीं लिखा ना उसके बारे में, है ना बेटा? सर डायग्राम में तो अच्छा वो नहीं, ये वेजिटेटिव सेल है, देख स्पिंडल शेप भी मिलेगा आगे, देख पढ़ आगे। और जनरेटिव जनरेटिव सेल की बात है। यही तो बोल रहा हूं, अब देखना, एक ही पैराग्राफ से चार बातें आ गई, और है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। यस सर। अब इसमें लेकिन ये जो स्पिंडल शेप्ड है ये जनरेटिव सेल के बारे में लिखा है ना? बाकी तीनों इसके बारे में करेक्ट हैं कि बिगर है, एबंडेंट रिजर्व फूड है तो बिगर है ही है, और लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस है इसका, है ना बेटा? ये 3 पॉइंट आने थे वहां से, एनसीईआरटी का ही है, तुम्हारी आंखों के सामने भी है, लेकिन इधर से उधर हो रहा है क्योंकि पढ़ाई की कमी। ऐसे ही चलते चले गए, मतलब रीड, क्योंकि एक एक लाइन एनसीईआरटी की रीड की हो ऐसे बच्चे कहाँ हैं? जब एक एक लाइन टीचर ने पढ़ा दिया, है ना? और अच्छा तो ये होता है बच्चे का कि जब टीचर के पढ़ाने से पहले एक बार रीड करके आता है, फिर टीचर ने पढ़ा दिया, उसने घर जाके अपनी एनसीईआरटी रीड कर ली अच्छे से, और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम्स लगाई, प्रॉब्लम ज्यादातर सॉल्व होंगी, फिर जो बचेंगी उन्हें पूछोगे आप। और पहली बात तो जो प्रॉब्लम अगर आपको आई भी ना ऐसे, तो उनको एनसीईआरटी में ट्रेस करोगे, फिर ढूंढोगे, तो फिर से और हाईलाइट हो जाएगी, तब पूछोगे। ये होता है एक सिस्टम, तरीका, सभी में। ऐसा ही नहीं बोला कि बायोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, नहीं, सभी सब्जेक्ट में, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, मतलब आप पहले उसको थोड़ा सा रीड करके आओगे, थोड़ा आइडिया तो मिलेगा, चाहे ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लो पहली बार पढ़ रहे हो आप, कि कोई फॉर्मूला है या कैसे अप्लाई करना है नहीं समझ में आ रहा, तो टीचर पढ़ा देगा, फिर जाके फिर देखोगे आप अच्छे से, फिर क्वेश्चंस निकालोगे, अप्लाई करोगे। मेरी बात समझे आप? तो ये ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है फंक्शन ऑफ सिनर्जी रेट 2। एक है अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब एंड बियर इट्स शॉक, शॉक शॉक की तरह एब्जॉर्बर जो होते हैं। दूसरा फ्यूज विद एक्स्ट्रा मेल गैमेट एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। तीसरा प्रोड्यूस एडिशनल एम्ब्रियो। चौथा प्रोटेक्ट एग फ्रॉम पैथोजन। सर ए। अट्रैक्ट पॉलन ट्यूब मतलब ठीक है, चलो आगे का बियर इट्स शॉक को एक बार को, लेकिन अट्रैक्ट तो करता ही ना पॉलन ट्यूब को, तो ये हो जाएगा। पार्थेनियम या कैरेट ग्रास हैज बिकम यूबिक्विटस इन अक्रेंस। यूबिक्विटस का मतलब है बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा फैल गया, वीड है ना वो। एंड कॉज पॉलन एलर्जी, क्या कॉज कर दी? पॉलन एलर्जी। इट केम इनटू इंडिया एज ए कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड। इंडिया एक कंटेमिनेंट की तरह आया विद इंपोर्टेड क्या? व्हीट, राइस, कैरेट, रोज। व्हीट के साथ आया था, देखो लाइन लिखी मिलेगी आपको पॉलन एलर्जी में। हाँ पार्थिनियम व्हीट के साथ, ये नहीं कि उसका नाम कैरेट ग्रास है तो, अरे वो तो उसके पत्ते पत्ते कैरेट के प्लांट की तरह लगते हैं, इसीलिए बोल देते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है द एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट एज। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट, ये ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, टॉपिक है आपका आज का। मेरे ऊपर तो नहीं छिड़का कहीं। हाँ तो बेटा एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट इज, ध्यान सुनना। पहला है ऑप्शन इंक्रीज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। दूसरा है डेट म्यूसिस कैन अकर, ये एडवांटेज है कि म्यूसिस हो जाएगी उसकी वजह से। तीसरा है ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ पॉलिनेशन। चौथा डेट नो फ्लावरिंग इज नीडेड। ए बोल रही है बच्ची, सही बोल रही है एकदम। क्या नाम है तेरा? साक्षी। साक्षी, साक्षी रेस्पॉन्स अच्छा दे रही है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन है तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो बढ़ेंगे ही, और इवोल्यूशन के लिए क्रॉस वाला बेटर होता है। इवोल्यूशन होने के लिए, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, तो इवोल्यूशन होने के लिए किसी स्पीसीज की, है ना। अगर सोचो हम क्या ऐसे ही थे पैदा, मतलब ऐसे ही आए दुनिया में हम लोग ह्यूमंस, कितना बड़ा चेंज आ गया। अपने एवोल्यूशन पढ़ा भी होगा, तो वेरिएशन नहीं आते तो क्या होता देखना। अभी ऐसे ही घूम रहे होते जंगलों में, से ही खाते हुए पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे वगैरह जो भी। एटीन है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैन प्रोड्यूस जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिन ग्रेन, ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी, जीनोगेमी, क्लिस्टोगेमी। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस का नाम है। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पोरोपोलिन इज रॉन्ग। कौन सा स्पोरोपोलिन के बारे में गलत है? पहला स्टेटमेंट है एग्जाइन इज फॉर्म्ड ऑफ स्पोरोपोलिन, सही बात है ये तो। स्पोरोपोलिन इज नॉट डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम, ये भी सही है। कोई भी एंजाइम उसको डिग्रेड नहीं कर सकता। तीसरा स्पोरोपोलिन अकर इन द एरिया ऑफ जर्म पोर्स ओनली, नो ये गलत है। जर्म पोर पे तो होता ही नहीं है, यहाँ पे लिख रखा है कि जर्म पोर पे ही होता है बस। चौथा स्टेटमेंट है स्पोरोपोलिन इज मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, इसका मतलब रॉन्ग पूछा था हमसे, तो केवल जर्म पोर पे पाई जाती है स्पोरोपोलिन, ये गलत स्टेटमेंट। क्योंकि देखो एक होता है पढ़ना और एक होता है उसको अप्लाई करना, दो अलग अलग बातें होती हैं। आप पढ़ रहे हो, समझ में आपके आ रहा है, आप हाँ हूं से रिला रहे हो, लेकिन जब क्वेश्चन है तो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। 20 है उससे रिलेटेड, ये देखिए पॉलन ग्रेन्स आर एबल टू टॉलरेट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर एंड डेसिकेशन। डेसिकेशन होता है सूखना, ड्राइनेस मतलब जैसे सूखा है ना बेटा, सूखा जो पड़ जाती है, सूखा सूखने से रोकेगा, बिकॉज देयर एग्जाइन कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि उनकी एग्जाइन किसकी बनी होती है, वही ऑप्शन है।
क्यूटेन है, सुवेरिन है, कैलोज है। देखो कैलोज नाम आगे मैंने बताया था ना, कैलोज। एक मैंने टर्म कैलोज यूज किया था, याद हो अगर आपको, है ना? याद आ रहा नहीं? नहीं याद आ रहा होगा शायद। मैंने ये कैलोज बोला था। और तुम्हें अगर याद हो कि टेपिटम रिलीज करता था कैलेज एंजाइम। हाँ, उस पॉलिन मदर सेल के या टेट्राड के ऊपर कैलोज लेयर होती थी। अच्छा, अब देखो उसके बाद में है, ये अच्छा सा लग रहा है, ये क्वेश्चन तो ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, मतलब पॉलिन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के दौरान, ए माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जाती है, क्या करती है, मतलब क्या है ना, क्या होता है उसमें? पहला है वन मियोटिक डिवीजन, वन माइटोटिक डिवीजन, वन मियोटिक एंड वन माइटोटिक डिवीजन, वन मियोटिक एंड टू माइटोटिक डिवीजन। क्या कह रहे हो? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलिन ग्रेन बनता है, पॉलिन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के दौरान, तो वो एक मियोसिस, एक माइटोसिस करती है, एक मियोसिस, दो माइटोसिस करती है, एक मियोसिस करती है, या एक माइटोसिस? बस मियोसिस होगा। एक मियोसिस, दो माइटोसिस। और ये बताता हूँ वैसे मैं, और बता दूंगा कि कौन सा सही है। पहले इसमें भी देख लूं, कहीं इसमें करेक्शन तो नहीं करना पड़ेगा। हम बुक में भी करेक्शन करा देते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि इसमें दो बातें हैं, बताऊंगा अभी। इसमें इसका फोर्थ दिया है, इसीलिए बच्ची कह रही है, इसी की बुक है नहीं। वन मियोसिस एंड टू माइटोसिस। लेकिन देखो अब मेरी बात सुनो, अगर कभी तुम्हें क्वेश्चन ये आए कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल से मेच्योर मेल गैमेटोफाइट, मैच्योर या फुली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट बनने के लिए कितने मियोसिस, मतलब कितने डिवीजन होंगे? यानी देखो, एमएमसी है ना, या ओ सॉरी, माइक्रोस्पोर मदर सेल है लेकिन एमएमसी नहीं कह सकते इसको, क्या कहते हैं? पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल टू एन डिप्लॉयड। अगर आपको आता है कि पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए कितने डिवीजन होंगे, तो एक तो हो जाएगा मियोसिस, मियोसिस हो गया एक, और प्लस वन माइटोसिस, तो बन गया मेच्योर पॉलिन। टू सेल्ड वाला, समझे? और अगर आता है कि मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए। और मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं जब वो थ्री सेल्ड स्टेज में होता है, समझे? जब उसमें दो मेल गैमेट बन जाते हैं, तो एक तो होगी मियोसिस एंड टू माइटोसिस। मेरी बात समझे आप? हालांकि इसके थ्रू होके ही तो जाएगा, भाई जाएगा तो उसके थ्रू होके ही, है ना? लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर मान लो मेच्योर मेल गैमेटोफाइट बनेगा, क्योंकि देखो एक मियोसिस से पहले, बात नहीं, एक मियोसिस से पहले माइक्रोस्पोर बने चार, उनमें से फिर आगे उनमें माइटोसिस हुई, तो फिर जनरेटिव वेजिटेटिव सेल बनी, और टू सेल्ड स्टेज पे ही तो पॉलिनेशन होता है नॉर्मली।
पॉलिंग ग्रेन तो हम मैच्योर पॉलिंग ग्रेन तो उसको ही बोल देते हैं जब पॉलिनेशन होता है टू सेल्ड स्टेज पे। लेकिन बाकियों में थ्री सेल्ड पे ही पॉलिनेशन हो जाता है, मेल गैमेटोफाइट के फॉर्म में, है ना। जब दोनों मेल गैमेट बन जाते हैं तो एक मियोसिस और दो माइटोसिस की जरूरत पड़ेगी, एक और माइटोसिस होगी जनरेटिव सेल में। नहीं समझे? अगर मेल पॉलिन मदर सेल से आपको क्वेश्चन पूछा रहा है कि मेच्योर पॉलिन ग्रेन बनाने में क्या होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता था ये वाला क्वेश्चन ही। लेकिन अभी भी ये बता रहा हूं, इसमें करेक्शन नहीं है, ये आंसर ठीक है, किस बेसिस पे वो बताऊंगा। यही तो खेल होता है कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। और अगर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बोलेगा तो एक मियोसिस दो माइटोसिस। अब इसने क्या किया है, इसने इनमें से कुछ भी नहीं पूछा। इसने क्या पूछ दिया है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के दौरान, ना तो ये बोली कि मैच्योर पॉलिन ग्रेन बनाने के लिए कितने चाहिए। अब चक्कर क्या है, माइक्रोस्पोर से लेके मेल गैमेटोफाइट तक होते तो सारे स्टेज पॉलिन ग्रेन की ही है ना। तो पॉलिन ग्रेन के फॉर्मेशन के दौरान, क्योंकि तुम जानते हो, अभी मैंने बताया कि 40% करीब प्लांट में तो थ्री सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है, तो एक म्योसिस दो माइटोसिस हो चुके, तो आप मैक्सिमम ही तो लोगे फिर तो इसने क्योंकि स्पेसिफिक नहीं किया है तो आंसर एक म्योसिस दो माइटोसिस बेटर है। अगर ये कहता कि मैच्योर पॉलिन ग्रेन बनने के लिए कितने म्योसिस होंगे, डिवीजन होंगे, और अगर मेल गैमेटोफाइट के लिए तो वन माइटोसिस मियोसिस टू माइटोसिस, लेकिन ये जनरलाइज पूछ लिया ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन ग्रेन क्या होगा। तो अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाता है भाई, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई आंसर चेंज हो गया। तभी तो गलतियां बहुत होती हैं। वहां पे हम करके क्या आते हैं नीट में, हम करके आते हैं पेपर तो बहुत अच्छा हुआ बायोलॉजी में, हमने बहुत अच्छा करके आए ना, फिर घर आके जब चेक करते हैं आंसर, अरे ये कैसे गलत हो गया मेरा, ये कैसे ये कैसे हो गया, है ना। और कितने सारे गलत निकल आते हैं आंसर कैसे। एक बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन और बता रहा हूँ, देखो। लेकिन आसान है वैसे तो, ये इधर लड़कों में से कोई बोलेगा, इधर कोई वो नहीं बोलेगा अभी। एनी एंथर 22 है। एनी एंथर हैविंग फोर माइक्रोस्पोरोसाइट, any anther having four microsporocytes shall produce how many pollen grain। एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरोसाइट हैं, तो वो कितने पॉलिन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा। पहला ऑप्शन है 24, 12, 8, 16। बोलो कोई तुम में से, उसने तो मुंह ही बंद कर रखा है कि लो पूछ लो, कैसे पूछोगे। हाँ 16, हाँ तो तू नंबर बोल दे टीवी को छोड़। 16 राइट आंसर, एकदम सही बोल रहा है। क्योंकि माइक्रोस्पोरोसाइट का मतलब है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल का ही नाम होता है, माइक्रोस्पोर को बनाने वाली। सीधी सी बात है यार, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कोई एक्सेप्शन थोड़ी पूछा है। हालांकि मैंने एक्सेप्शन भी बताई है, अगर वो पूछेगा क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा आया तो फिर उसके अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो एक से चार बनेंगे, तो 4 से 16 बन गए, समझ गए ना। एक देखो क्वेश्चन है अच्छा सा, 24। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्रिवेंट्स, फ्लावर की यूनिसेक्सुअल होना फ्लावर का क्या रोकता है ना बेटा, किस चीज को प्रिवेंट करता है। पहला ऑप्शन है गाइटोनोगेमी या जीटोनोगेमी जो बोलते हो आप, बट नॉट जीनोगेमी। गाइटोनोगेमी रोकता है लेकिन जीनोगेमी नहीं रोकता। दूसरा ऑप्शन है ऑटोगेमी जीटोनोगेमी दोनों रोकता है। तीसरा है ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी, ऑटोगेमी रोकता है बट जीटोनोगेमी नहीं रोकता। चौथा बोथ जीटोनोगेमी जीनोगेमी दोनों को रोकता है, जीटोनो को भी और जीनो को। रोकेगा लेकिन जिन जिन दोनों के भी नहीं। ऑटोगेमी रोकेगा लेकिन जीटोनो नहीं। और जीनोगेमी तो रोकेगा ही नहीं, उसके लिए तो फेवर है। जीटोनोगेमी क्यों नहीं रोकेगा। वो फ्लावर एक प्लांट का अलग अलग भी हो सकता है ना, एक प्लांट पे तो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है बच्ची, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इससे रिलेटेड ही है। उसने बोला भी है एक जगह पे डिवाइस उधर।
भाई यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो फ्लावर ही तो यूनिसेक्सुअल है, ये थोड़ी बताया कि प्लांट डायोसियस थोड़ा ही है कोई, मेल फीमेल प्लांट अलग थोड़ी है। तो क्या पता उसी प्लांट के ऊपर दोनों फ्लावर हों, हमें क्या पता, मेल और फीमेल, तो जिटनोगेमी तो हो भी सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट है। देखो ये पॉइंट लिखने वाला पॉइंट है कैसा, यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट्स क्या, ओनली ऑटोगेमी बट नॉट डायोसियस प्लांट कंडीशन। डायोसियस का मतलब जानते हो ना, जो यूनि मतलब हाँ मतलब प्लांट को यूनिसेक्सुअल नहीं बोलते, प्लांट को डायोसियस मोनोसियस कहते हैं, फ्लावर को यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल कहते हैं, मैंने पता है मॉर्फोलॉजी में भी। डायोसियस प्लांट कंडीशन है ना, मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ सेपरेट मेल एंड फीमेल प्लांट। ये क्या प्रिवेंट करेगी, प्रिवेंट्स बोथ, ऑटोगेमी भी रोक देगी और जीटोनोगेमी भी रोक देगी, है ना बेटा। क्लिस्टोगेमी, क्लिस्टोगेमी क्या रोक देगी तो ये देखना पढ़ा हुआ होता है, लेकिन बच्चे को उस समय समझ में नहीं आता मैं क्या लगाऊं, है ना, सारे ऑप्शन जब एक जैसे दिखते हैं। क्लिस्टोगेमी प्रिवेंट्स बोथ जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी, समझे भाई, फ्लावर के बाहर ही नहीं जा पाएगा ना, बस केवल ऑटोगेमी होगी और कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जीटोनो भी रुक गई और जीनोगेमी नहीं रुकी, वैसी बात है, जब अपने दूसरे फ्लावर पे नहीं जाएगा तो दूसरे प्लांट पे कहाँ चला जाएगा, बाहर निकलेंगे ही नहीं ना। तो ये पढ़ा तो होता बच्चे ने कि केवल ऑटोगेमी होती है जीट उसमें क्लिस्टो में, लेकिन वो उसको अप्लाई नहीं कर पाता जब क्वेश्चन में लिख के आता है। वो ये तो जानता है केवल ऑटोगेमी होती है, लेकिन ये नहीं जानता कि इसका मतलब जीटोनो और जीनोगेमी नहीं होती, बात तो एक ही है ना। तो जैसे हम कहते हैं ये बहुत बुरा आदमी है, कोई ये बहुत बुरा आदमी है, तो इसका मतलब ये भी तो कोई अच्छा आदमी नहीं है या कोई एक अच्छा आदमी है, इसका मतलब बुरा आदमी नहीं है वो। दोनों तरीके से स्टेटमेंट हो सकता है, मीनिंग तो एक ही है ना। अब इसकी मीनिंग क्या है साफ साफ, कि केवल ऑटोगेमी होगी, ये बिना लिखे बता रहा है। अच्छा, ध्यान सुनना, देखो 25 वाला क्वेश्चन, ये बुक चलो पतली सी है तो हाथ में आराम से कैरी हो रही है ना, ये तो उसमें नीचे देखना पड़ रहा है। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रो sac, ध्यान सुनना, एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रो sac, ठीक है, एक ओव्यूल में एक ही तो एम्ब्रो sac बनता है, फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर, ट्रू। तो मेगास्पोर से वो एम्ब्रो sac बनता है ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोर से एम्ब्रो sac बनता है, थ्रू। पहला है रिडक्शन डिवीजन, दूसरा माइटोटिक डिवीजन, तीसरा माइटोटिक डिवीजन फॉलोड बाय म्योटिक डिवीजन, चौथा मियोटिक डिवीजन फॉलोड बाय माइटोटिक डिवीजन। अपना अपना हाथ उठाओ, देखो या तो रिडक्शन डिवीजन से बनता है, या तो माइटोटिक डिवीजन से बनता है, या तो माइटोटिक डिवीजन फॉलोड बाय म्योटिक,
या म्योटिक फॉलोड बाय माइटोटिक? बता। सबसे पहले माइटोसिस होता है, फिर मेयोसिस होता है। नहीं, इससे 2 सेल बनती है, फिर सेल नहीं, 1 से 4 बनती है, उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं, फिर 1 से डेवलप होता है शायद। तो माइटोसिस पहले माइटोसिस होता है, फिर मियोसिस होता है। पहले नहीं होता अभी भी एक तो पहली बात तो ये सोच कि बोले ना कि कंफ्यूजन है सर, असूत्री समसूत्री ये तो सर आसानी से क्यों तो क्यों, क्यों तो हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? अर्धसूत्री मियोसिस होता है, समसूत्री माइटोसिस होता है। हाँ बताओ। पहले मियोसिस होगा, फिर माइटोसिस होगा। बताओ। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रोसैक बनेगा, माइक्रो मेगा स्पोर से बनेगा एम्ब्रोसैक, कैसे? बताओ साक्षी क्या करी? गलत आंसर है सबके। सबके गलत आंसर हैं। आपसे बता देता हूँ। एमएमसी होती है ना डिप्लॉयड, तो उसमें मियोसिस होता है, पहले क्या होता है? मियोसिस होता है ना, और मेगा स्पोर बन जाते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड। ठीक है, फिर इस मेगा स्पोर से क्या बन जाता है? एम्ब्रोसैक बन जाता है। अरे वही 7 सेल्ड ट्रिप्लेटेड। यस सर। लगातार 3 माइटोसिस होते हैं। कितने होते हैं? 3 माइटोसिस। जो फ्री न्यूक्लियर होते थे, याद करो, एफएनडी। फिर बाद में साइटोकाइनेसिस बाद में होती थी। जब तुमसे पूछा ही यहां से गया है, यहां तक का, तो तुम मियोसिस को कैसे ले लोगे भैया? मैंने 4 बार, 4 बार इसीलिए जान पूछ के, जिससे कि बच्चे ये ना कहे सर हमें कंफ्यूजन हो गया, हम मेगा स्पोर मदर सेल समझ रहे हैं। मैंने 4 बार स्पेशली बोला, बार बार, बेटा मेगा स्पोर से एम्ब्रो सैक बनना है एक ओव्यूल में, कितने डिवीजन होंगे? तो आंसर आएगा केवल माइटोटिक डिविजन्स। ये तो रखा उसने माइटोटिक डिविजन्स। जब तुमसे पूछा जा रहा है ना, जब तुमसे पूछा जा रहा है कि तुम, है ना, किस किस स्कूल में कैसे पढ़ते आए हो, तुम्हारा वो क्या है ना, एजुकेशन कैरियर, तो तुम कहोगे मेरे पिताजी पैदा हुए थे, फिर उन्होंने पहली कक्षा में गए थे, फिर वहां से उन्होंने ये किया था, हाई स्कूल किया, फिर ज्यादा वो पढ़ नहीं पाए थे, फिर हम पैदा हुए, उनकी मम्मी से शादी हुई, फिर हम पैदा हुए, फिर हमें उन्होंने नर्सरी में डाला। अरे भाई, जब बात तुम्हारी हो रही है तो तुम अपनी ही तो बात करोगे, या पिताजी और दादाजी से शुरुआत करोगे? उनकी हिस्ट्री जब उनसे पूछी जाएगी तो उनकी शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन को समझना, आधा आंसर तो तभी आ जाता है जब क्वेश्चन को समझ जाता है बच्चा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता उसने कि मेगा स्पोर मदर, इसका मतलब तुम्हें मेगा स्पोर मदर सेल और मेगा स्पोर में कोई अंतर समझ में नहीं आता। अगर पूछता मेगा स्पोर मदर सेल से कैसे बनेगा, तो आंसर आता पहले मियोसिस, फिर माइटोसिस होते लगातार। नहीं समझे? तो डिपेंड करता है कि कहां से बात हो रही है। देखिए, मैंने बार बार बोला था, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि हर कोई ज्यादातर इसमें आंसर जो लगाएगा, ये भी इन्होंने भी लगाया होगा, तभी तो बैठी चुपचाप। बोली कहाँ? कह रही मैंने कर लिए, क्योंकि चक्कर क्या, क्वेश्चन और फिर पीछे आंसर देख देख के करना बहुत ही आसान होता है चीज। लेकिन दे दी जाए चलो करो, आंसर बाद में मिलेंगे, पहले टेस्ट की तरह करो, तो हालत खराब हो जाती है। होता है ना ऐसा? हाँ, नहीं तो नहीं होता, पीछे देख लेते हैं, हाँ हो गया हमारा। लेकिन हो गया तो फिर याद क्यों नहीं है? हो गया तो याद होना चाहिए कभी भी। मेरी बात समझ लो ना, क्योंकि आप ये समझ लो कि मेरा तो मेन प्रोफेशन यही रहा है कितने सालों से, यही देखता आ रहा हूं मैं अपने सामने, एआईपीएमटी सीपीएमटी होता हुआ 2006 से देखता आ रहा हूँ। तब जब एआईपीएमटी मेंस भी होता था, प्री और मेंस, सीबीएसई के नाम से होता था ये एग्जाम।
CVSE PMT सेंटर बोर्ड जैसे ना कराता था। तो पहले होता था प्री, फिर मेंस सब्जेक्टिव। प्री में 50% नंबर होने पर मेंस देता था बच्चा। जिसके 50% नंबर हैं वो मेंस के लिए क्वालिफाई। सब्जेक्टिव में ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक। और वो बहुत कठिन था। पता है क्या हुआ? 2008 में 2008 में 2008 की बात बता रहा हूँ। मेरी पढ़ाई हुई बच्ची एक एम्स में सेकंड रैंक आई थी उसे, दिल्ली में। एम्स में उसने एमबीबीएस किया, आगरा की स्टूडेंट थी। तभी मेरी स्टार्टिंग थी कैरियर की, है ना। तो लगभग मतलब 2 साल पहले से शुरू किया था मैंने। एक कोचिंग में पढ़ाता था मैं। तो बेटा 2008 में अलग अलग होते थे। सीपीएमटी अलग होता था, एफएमसी अलग, बीएचयू अलग, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अलग। सारे स्टेट के अलग अलग होते थे। एम्स अलग होता था, बस एम्स एक ही था, दिल्ली वाला ही। इतने सारे एम्स नहीं थे जैसे अभी ऋषिकेश भी है, पटना भी है, रायपुर भी है। तो 2008 का जो पेपर था सीबीएसई पीएमटी का ना, उसका रिजल्ट गया था 38% के आसपास। जनरल कैटेगरी में 38% जिसके थे नंबर, वो एमबीबीएस में लिया था उसको। इतना टफ पेपर था मेंस में कि एक, अब तुम सोचो कि भाई ऐसी चीजें तो आसान होती होंगी, ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम। मतलब ऑप्शन ही नहीं कुछ भी ना, मतलब गलत तो गलत। पता है, और मैच द कॉलम भी कैसा, ऐसा नहीं कि एक से एक मैच कराना है ना। एक तरफ 5 दिए हैं, एक तरफ 17 दिए हैं। एक कॉलम में 5 हैं, बी में 17 हैं, और हर कोई मैच जरूर होना है। तो एक से चार चार भी मैच करनी है। एक भी अगर मैच नहीं हुआ तो गलाया पूरा का पूरा ही, पूरा ही गया फिर। 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे होता था। लेकिन फिर वो टिकानी मामला जैसे ही वो हुआ, हाहाकार मच गया कि इतना कम मेरिट बच्चे डिमोरलाइज हो जाएंगे, ये हो गया वो हो गया। तो 2009 से, मैं तुम्हें हिस्ट्री बता रहा हूँ ये, 2009 से सीबीएसई एआईपीएमटी मेंस ऑब्जेक्टिव हो गया। प्री भी रहा। प्री 200 क्वेश्चन का होता था, 50-50। बायोलॉजी के 100, मतलब जूलॉजी बॉटनी 50, मतलब मिला के पूरे 100। जूलॉजी बॉटनी अलग करके नहीं आती थी, पूरे इकट्ठे 100 बायोलॉजी। और फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50। और 120 क्वेश्चन आने लगे ऑब्जेक्टिव ही। 1-2 महीने बाद पेपर होता था मेंस का। क्राइटेरिया होता 50% नंबर अगर जिनके पास हैं वो पास थे प्री में, तो फिल्टर हो जाते थे। मान लो 5 लाख बच्चे बैठे उस समय, तो 5-6 लाख ही बैठते थे ना, धीमे धीमे बढ़ते चले गए। 5 लाख बच्चे बैठे, तो उनमें से 1 लाख रह गए बस। 4 लाख तो प्री में बाहर हो गए। फिर 1 लाख में से भी 15,000 को एमबीबीएस मिलना था, मान लो, है ना, मेंस में। ये 10,000 को मिलना था उनमें भी, 10 होने का अंतर। फिर वो 33 क्वेश्चन आते थे, लेकिन आते थे थोड़े ऐसे वैसे वाले ना, कि स्टेटमेंट वाले बड़े बड़े से, ऐसे स्टेटमेंट बन बन के कि इतने स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं, जो अब आते हैं, आने लगे तब। फिर ऐसा चला 2009, 10, 11, 12, 4 साल। फिर 2013 में नीट आया। नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, कि भाई सबको इसके थ्रू किया जाए। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स बाहर रहे अभी भी। एफएमसी वगैरह, बीएचयू, एम्स बाहर रहे। काफी सारी चीजें उसने इकट्ठी कर ली, मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो भी गए। लेकिन जिपमर विपमर ये सब अलग अलग रहे। तो फिर उसमें एक ही हो गया केवल एग्जाम। 2013 से क्या हो गया? ओनली वन पेपर, नीट का। समझ गए? 180 क्वेश्चंस का। टाइम उतना ही ऐसे ऐसे चलता रहा। समझ रहे हो ना आप? फिर अभी 2-3 साल पहले, मतलब सीपीएमटी तो तभी मर्ज हो गई थी, मतलब स्टेट वाली हमारी यूपी की पीएमटी। ये तो पहले अलग होती थी। इसमें लोअर एनिमल, लोअर प्लांट बहुत ज्यादा भर भर के आते थे। लोअर एनिमल मतलब किंगडम्स वगैरह,
और फिर 2000 मतलब अब 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 2018, 3-4 साल पहले 18 या 17 से सारे सब कुछ किस में आ गए, नीट के अंडर, सब कुछ, इवन एम्स तक, सब एक ही नीट का एग्जाम है, उसी से सब भरे जाएंगे, सबका रजिस्ट्रेशन कर दोगे अलग अलग विषय, चाहे एफएमसी हो, चाहे जिपमर हो, है ना, ये है। तो ये मैंने हिस्ट्री बताई। अब ये कर दिया है 2 साल से कि क्वेश्चन 20 अलग से और देंगे, वो कोरोना काल से कर दिया था थोड़ा सा, पांच पांच में से है ना, पांच पांच और ऑप्शन, हाँ ऑप्शन मिलेगा ना, मतलब है तो 45-45 ही करने, लेकिन 40-40 तो सबके करने करने हैं, और बाकी आएंगे 15-15, उनमें से 5-5 करने हैं, तो 5 तो हो ही जाते हैं, उन 15 में से कोई ना कोई तो कर ही लेता है ना। तो बेटा एग्जाम बहुत टफ है, और आपकी मेहनत उसके अकॉर्डिंग अभी भी कम है। 26 में आए, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर यूजुअली पॉजेज, क्या रखते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर नॉर्मली क्या रखते हैं बेटा, या कैसे होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है ब्राइटली कलर्ड पॉलिन होते हैं इन लार्ज क्वांटिटी, दूसरा है ड्राई पॉलिन होते हैं विद स्मूथ सरफेस, तीसरा है स्टिकी पॉलिन होते हैं विद रफ सरफेस स्टिग्मा, चौथा है लाइट कलर्ड सेंटेड पॉलिन कवर्ड विद नेक्टर। ए ब्राइटली कलर्ड पॉलिन लार्ज क्वांटिटी, गलत आंसर है। ब्राइटली कलर्ड तो है, लेकिन मतलब पॉलिन ग्रेन ब्राइटली कलर्ड क्यों होंगे, फ्लावर ब्राइटली कलर्ड होते हैं या पॉलिन ग्रेन कलर्ड होते हैं। डी है लाइट कलर्ड सेंटेड पॉलिन है कवर्ड विद नेक्टर, लाइट कलर्ड सेंटेड पॉलिन है, क्यों, इसमें इसमें क्या दिक्कत है भैया तुम्हें, इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, तुम भूल गए उसका जबरदस्त करेक्टर, कितना अच्छे क्वेश्चन दिया देख लो, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता रहेगा ब्राइटली सोच के, अरे भाई ये देख लो वो फ्लावर होते हैं ब्राइटली जिनको अट्रैक्ट होते हैं, पॉलन को देख के अट्रैक्ट नहीं होते, पॉलिन ग्रेन तो अंदर एंथर में कहां से अट्रैक्ट हो जाएंगे। और लाइट कलर सेंटेड पॉलिन, पॉलिन सेंटेड नहीं होता, फ्लावर होता है सेंटेड अट्रैक्टेड कलरफुल। ऑप्शन सी स्टिकी पॉलिन एंड रफ सरफेस स्टिग्मा, मैंने बताया नहीं था तुम्हें कि स्टिग्मा स्टिकी होती है विंड के द्वारा जो पॉलिनेटेड होते हैं, एनिमोफिली में उसमें स्टिग्मा स्टिकी वगैरह हो सकती है, यहाँ पे स्टिकी पॉलिन ग्रेन नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वो स्टिग्मा रिसीव कर ले, चिपक जाए उसमें, समझ रहे हो ना आप, स्टिकी पॉलिन ग्रेन होना मेन कैरेक्टर है, भूल गए तुम, इंसेक्ट पॉलिनेटर में स्टिकी नेक्टर चाहिए, सेंट चाहिए, लेकिन वो पॉलिन ग्रेन में नहीं, वो फ्लावर में चाहिए, समझ गए। तो अच्छा 27 देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर, ओव्यूल के अंदर, अंदर से बाहर की तरफ चलना है आपको, कहां चलना है, तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहला है एग, इंटेगुमेंट, एम्ब्रोसेक एंड न्यूसिलस, सुनते रहना, या रफ में लिख लेना चाहिए, चलो सुनते रहना, एग, इंटेगुमेंट, एम्ब्रोसेक, न्यूसिलस। अब तुम जानते हो एग के बाद में सीधा इंटेगुमेंट आ गया, फिर बाद में एम्ब्रोसेक आ रहा है, तो ये तो उल्टा सीधा हो गया। दूसरा है एग, एम्ब्रोसेक, न्यूसिलस, इंटेगुमेंट, एग, फिर एम्ब्रोसेक, फिर न्यूसिलस, फिर इंटेगुमेंट, यही तो बोला था अभी, तो कह रहे ये नहीं है। तीसरा है एम्ब्रोसेक, न्यूसिलस, इंटेगुमेंट और एग, चौथा है एग, न्यूसिलस, एम्ब्रोसेक एंड इंटेगुमेंट, बी ही सही है, पहले एग के बाद में एम्ब्रोसेक है उसकी बाउंड्री, फिर न्यूसिलस आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण, सिंपल और अच्छा है, क्योंकि गलत तो करेंगे बच्चे ऐसे पेल के, बहुत से वाले क्या करेंगे, बहुत से वाले एग के बाद न्यूसिलस लगाएंगे तब एम्ब्रोसेक लगाएंगे, पहले एम्ब्रोसेक आएगा। 28 है एम्ब्रोसेक इन मोनोस्पोरिक इज मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक की तो बताया था मैंने, जो कॉमन होता है, व्हेन इट डेवलप्स फ्रॉम वन ऑफ द 4 मेगास्पोर्स
3 मेगा स्पोर्स, 2 फंक्शनल मेगा स्पोर, द मेगा स्पोर मदर सेल। तो पहले ही आएगा ना बेटा, वन ऑफ द 4 मेगा स्पोर। उन चार में से एक, क्योंकि तीन तो डिजनरेट हो जाएंगे। एक मेगा स्पोर से जब बनता तभी तो मोनोस्पोरिक नाम रखा गया। ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 30। pollen grain is related to ambrosac। कौन? pollen grain related to ambrosac। pollen grain कैसे? ध्यान सुनना, जैसे कि पूछा गया अब आपसे कि इन दोनों में ऐसा रिलेशन है जैसे, कैसे? स्पर्म इज टू फीमेल गैमेटोफाइट। pollen grain एम्ब्रोसेक्स से इस तरीके से रिलेटेड है, मतलब कंपेरेबल है, जैसे कि स्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट के साथ। दूसरा, स्पर्म इज टू एग। तीसरा, मेल गैमेटोफाइट इज टू एग। चौथा, मेल गैमेटोफाइट इज टू एम्ब्रोसेक। ठीक है, तो नहीं, pollen grain इज रिलेटेड टू एम्ब्रोसेक। pollen grain एम्ब्रोसेक से रिलेटेड है एज, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट इज टू एम्ब्रोसेक। लेकिन ये तो सीधे इसका नाम ही हो गया ना। बात तो सही बोल रही है तो एकदम, pollen grain ही मेल गैमेटोफाइट भी है, तो फिर ये तो पॉल उसका ही नाम हो गया, मतलब जैसे एक ही तो बात हुई वो तो, देखा जाए तो, कि मेल गैमेटोफाइट इज टू एम्ब्रोसेक जैसे मेल। लेकिन इसमें ऐसे भी तो बोल सकते हो जैसे स्पर्म इज टू एग। भाई स्पर्म मेल गैमेट है और एग फीमेल गैमेट है, तो जैसे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इक्विवेलेंट है, ऐसे ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं। नहीं समझे? कायदा तो ये हुआ। वैसे मैं देखता हूँ और इसका एक आंसर देख लेता हूँ, इसका आंसर देख लेता हूँ मैं। ये जो चौथी चीज है, क्योंकि इसने ये तो सेम ही बोल दी है। क्वेश्चन नंबर 30, सही आंसर अपने, चौथा नहीं है, बी है। मतलब वो तो उसने ऐसे ही दे दिया अपने, वो तो सेम चीज हुई ना, वो तो सेम चीज हुई, इसीलिए आंसर है स्पर्म इज टू है। अच्छा क्वेश्चन। अब ये एनसीईआरटी की लाइन का है, किसी को पता है तो साफ साफ कर देगा कि 32, कि विच प्लांट या फैमिली कैन लूज वायबिलिटी इन 30 मिनट। 30 मिनट में ही पॉलिन वायबिलिटी लूज कर लेते हैं। ऐसी याद है किसी को? है? पहला ऑप्शन है रोजेसी, दूसरा लेगुमिनोसी एंड सोलेनेसी, तीसरा राइस एंड व्हीट, चौथा बोथ 1 and 2। देखो एनसीईआरटी में राइस व्हीट में दिया है कि वो 30 मिनट में शुरू में पॉलिंग ग्रेन में दिया, कहाँ घूम रहे हो? पॉलिंग ग्रेन में वाले टॉपिक में दिया है। हाँ, इसके जस्ट बाद में, यहाँ वो पोलैंड ये, यहाँ नहीं दे रखा, देख वहां दिया है। हाँ दिया है ना, राइस एंड व्हीट। देख लो, तुम्हें ये नहीं पता, मुझे यहाँ से पता है कि किस पेज पे दिया है, कहाँ पे दिया है, जबकि मेरा काम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का। मैं तो बीएससी एमएससी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी का क्या लेन देना वहां पे एमएससी के बच्चों को पढ़ाने में। मिल गया पॉइंट। और वो जो रोजेसी लेगुमिनोसी दे रखे हैं ना, वो मंथ वाले हैं। अरे भैया, जहां पे वो सिरप विरप दिए, पोलिन सिरप, पोलिन टेबलेट वगैरह छपे हुए, कहाँ देख रहे हो तुम? देख लो यार। हाँ यहाँ है, बस इसी वाले पेज पे देखो, व्हीट राइस 30 मिनट में पोलिन वायबिलिटी। अभी नहीं मिली घंसो, और कहीं बच्चे इसी पैराग्राफ में दे दो। ये यहाँ और से दे, ये रहा।
लेके नहीं चलते हो, उसे मोबाइल में देखना रखना चलता है। मिल गया। हाँ, ऐसे ऐसे गधे हैं, इनको घोड़ा बना ही नहीं सकते चाहे कितना भी टाइम कोशिश कर लो। अच्छा सुनो, चलो एक क्वेश्चन है 33, ये तो बहुत आसान है, ये तो बताना। एंड एडवांटेज क्या कह रही है तू? एन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगैमी इज, एडवांटेज क्या है क्लिस्टोगैमी का? पहला है मोर विगरस ऑफ स्प्रिंग, दूसरा है नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर, तीसरा विविपेरी, चौथा हायर वायबिलिटी ऑफ सीड्स। मतलब बिल्कुल, भाई पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं है। जब अपना वो ये हो ही रहा है तो पॉलिनेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकियों से कोई लेन देना नहीं है ना, हमें क्या पता क्या होगा आगे। देखो 34 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर, बहुत सिंपल है, कंप्लीट ऑटोगेमी इज रादर रेयर। अब वो सेंटेंस घुमा कैसा दिया, इनमें से किस टाइप के फ्लावर में कंप्लीट ऑटोगेमी रेदर रेयर, रेयर है मतलब हो नहीं सकती कंप्लीट ऑटोगेमी। पहला ऑप्शन है क्लिस्टोगेमी, दूसरा है चेस्मोगेमस, तीसरा है डेट डू नॉट ओपन एट ऑल, चौथा बोथ वन एंड थ्री। हम्म, क्योंकि क्लिस्टोगेमस और डू नॉट ओपन एट ऑल तो एक ही बात हो गई ना, तो उसने और बोथ वन एंड थ्री, क्योंकि बहुत से बच्चों की आदत है ना बोथ लगाने की, फंस जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बोला रेदर रेयर, ये नहीं बोला कि कॉमन है, तो चेस्मोगेमस आंसर है। हाँ भाई, कौन सी कंडीशन ऑटोगेमी के लिए रिक्वायर्ड है? 35, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोगेमी, पहला ऑप्शन है बाइसेक्सुअलिटी, दूसरा है सिंक्रोनी इन पॉलिन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, सिंक्रोनी इन पॉलिन रिलीज और स्टिग्मा की रिसेप्टिव होने में और पॉलिन की उसमें सिंक्रोनी है, तीसरा एंथर स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर, चौथा ऑल ऑफ दीज। नहीं नहीं, सारी सही है। क्यों, मैंने बताया नहीं था सिंक होना बहुत जरूरी है, होमोगेमी सेम टाइम पे मैच्योर होना, मैंने बताया नहीं था कि है ना सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सेम टाइम पे मैच्योर होने वाला सिंक। वो मैंने कहा था देखो डांस वाले प्रोग्राम्स में वो जज भी कहते हैं आपकी उसमें डांस में सिंक की कमी थी, है ना, ये वही सिंक्रोनी है, साथ साथ होना, एक का हाथ ऐसे उठ रहा है दूसरे का ऐसे उठ रहा है, तो ये कौन सा सिंक हुआ, है ना। वो हमें लगता है बहुत आसान, डांस वांस वो जब खुद पे पड़ती है तो पता चलता है कि साथ में तालमेल, देखो अकेला तो तुम कैसे भी डांस, वो तो शादी ब्याह में कैसा भी डांस कर लो इधर उधर हाथ फेंक के, लेकिन जब होता है ना सबके साथ में ही, तो बहुत कठिन होता है, समझ रहे हो ना आप, बिना देखे अगल बगल में, और आपके मूवमेंट भी उसी टाइम पे हो रहे हैं गाने के अकॉर्डिंग, लोग आपको ही बस पता है कि इस म्यूजिक के अकॉर्डिंग मुझे ये मूवमेंट करनी है, उसको भी पता है, तो जिसने भी गलती की तो बिगड़ जाएगा मामला। हम्म, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज पॉलिन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग, ज्यादातर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पॉलिन ग्रेन्स वेटिंग से बचे रहते हैं भाई। पहला ऑप्शन है म्यूसिलेजिनस कवरिंग, दूसरा अगर कोटिंग, तीसरा एल्जिन कोटिंग, चौथा पेक्टोस कोटिंग। इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, देखो अलग अलग वेराइटी के मिल रहे हैं,